महेश कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। आज का जो सब विषय है वह हिस्ट्री 9th क्लास का है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आज आपको हम बताएंगे। और यह जो विषय है वह फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 में यह स्टार्ट हुआ। फ्रांस की जो क्रांति है वे फ्रांस की राजधानी पेरिस में यानी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। यह फ्रांस की क्रांति में एक बदलाव था, चेंजिंग था। चेंजिंग के कारण यह सभी वहां की जो प्रजा, पादरी लोग थे, पादरी है, किसान है, मजदूर वर्ग, सभी फ्रांस की राजधानी पेरिस में 7,000 यानी 7,000 महिला और पुरुष एकत्रित होकर फ्रांस के राजा के सामने पादरी और सभी जो बड़े मजदूर और किसान वर्ग के लोग थे वे सब एकत्रित होकर फ्रांस की क्रांति को एक बहुत बड़ा रूप दिया। यह जो क्रांति है एक बदलाव की क्रांति है। जो राजतंत्र की जो व्यवस्था था वह राजतंत्र की व्यवस्था से सभी प्रजा जो है खुश नहीं थे। उनकी शासन व्यवस्था जो है एक सही सुचारू ढंग से नहीं चल रहा था। जिस तरह से वर्ण जो व्यवस्था था फ्रांस की क्रांति में वह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच था। यह लोगों की सोच था कि कैसे यह क्रांति से हम बदलाव करें। राजा इसकी क्रांति मांग कर रहे थे कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। यही पब्लिक का डिमांड था फ्रांस की क्रांति में। और बदलाव के साथ साथ फ्रांस के राजा लुईस 16वां 1774 ईस्वी में वह फ्रांस की राजा था। यह राजा पूरी तरह से अपनी प्रजा को जो है गौरव क्रांति के साथ साथ यहाँ की प्रजा में एक असंतोष फैलते हुए जा रहा था कि जो भी राजा है वे हमारे हित की काम नहीं करते हैं। जैसे भारत की व्यवस्था पर हम चलते हैं, यहाँ की जो व्यवस्था था 4 भागों में जातियों को विभक्त किया गया। यह जो है क्षत्रिय, वैश्य, स्वर्ण एवं क्षुद्र जातियों में जिस तरह से विभक्त किया गया उस तरह से भी फ्रांस की रिवॉल्यूशन में भी ऐसे ही क्रांति में लोग बटे हुए थे। जैसे भारत में जो है क्षत्रिय हैं वह उच्च कोटि, वैश्य थे जो उच्च कोटि में आते थे। निम्न कोटि में जो था जैसे भारत में क्षुद्र जाति के जो लोग थे जो नीचे काम करते हैं, नीच काम, जिसे हम समझते हैं कि जो नीचा काम करते हैं, जो सबसे जो है नीचे काम करने वाले व्यक्ति को क्षुद्र की श्रेणी में रखा गया। उसी तरह से फ्रांस की भी क्रांति में जो निम्न काम करते थे, जो नीचा काम करता था, उस व्यक्ति को जो है वहां में कोई स्थान नहीं था। उस सरकार में उसके लुईस 16वां में कोई शासक में कोई उसकी व्यवस्था नहीं था। जैसे वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो लुईस 16वां चाहता था कि यह क्रांति से और ज्यादातर यह क्रांति फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में होगा। वे सभी लोग चाह रहे थे कि राजा कि हम अपने देश की जो है उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए एक ऐसा काम करें कि जो कि यह क्रांति से होड़ था उन लोगों में कि दूसरे देश को जो है साम्राज्य स्थापित करें, उसको जीतकर जो है अपने देश में मिलाए और अपने अनुसार शासन व्यवस्था को कायम करें। वर्साई की संधि है, संधि के साथ साथ सैनिक व्यवस्था को बढ़ाना, साम्राज्यवाद स्थापित करना, यह लोगों में होड़ था। और ये सभी महिलाएं एकत्रित होकर लुईस 16वां जो राजा था फ्रांस का, उसके सामने वह डिमांड कर रहे थे कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। हमें यह राजा जो है पूर्ति करे और चाहे जिस आधार से पूर्ति करे, यही उन लोगों का मांग था फ्रांस की रिवॉल्यूशन में। अब देखते हैं, चर्चा करते हैं कि आज फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में कौन कौन सी चीज में बदलाव आया, क्या उन लोगों में बदलाव हुआ। यह क्रांति, जो भी क्रांति होता है वह एक बदलाव लेकर आता है। जैसे आज ही देखिए, एक वैश्विक जो महामारी आज है वो एक बदलाव की श्रेणी है।
वह बदलाव होगा, एक क्रांति का ही रूप है जो बहुत बड़ा बदलाव होगा। उसी तरह से वहां भी फ्रांस की क्रांति में भी बदलाव हुआ। वहां सबसे बड़ा क्या हुआ कि जो लोगों में बड़ा जो पादरी जो लोग थे, उन लोगों के पास धन और संपत्ति ज्यादा था, अचल जो संपत्ति था, भूमि था, लैंड था, उन लोगों के पास ज्यादा था। वे चाहते थे कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करें, लैंड को बांटकर गरीबों को जो कुछ दिया जाए, जिससे वह अपना उपार्जन वो कर सकते हैं, जीने का कुछ साधन जो है वह खोज सकते हैं, अपना जीविका उपार्जन कर सकते हैं। यह फ्रांस की क्रांति में चेंजिंग हुआ, बदलाव आया, और क्रांति के साथ साथ वहां की एक ऐसी बदलाव हुआ कि लोग अपने अपने जो है टेक्नोलॉजी, सभ्यता और संस्कृति को भी धीरे धीरे विकसित किए। और यह बदलाव इतनी तेजी से लुई 16वां के बाद फ्रांस की क्रांति में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है, राजतंत्र की जो व्यवस्था था, वह जो राजतंत्र की जो व्यवस्था था, वह लोकतंत्र की व्यवस्था में प्रजा को यह सोच था कि लोकतंत्र की व्यवस्था में बदल जाए। जो राजतंत्र की व्यवस्था से वो लोग संतुष्ट नहीं थे, राजा जो राज करते थे उसे वह संतुष्ट नहीं करते, इसलिए संतुष्ट न थे कि वे जो राजा हैं उनके उत्तराधिकारी जो बेटा होते हैं वह राजा बन जाते हैं। वह दूसरे में जो है लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं था। यही प्रजा की मांग था कि हमें खुशहाली चाहिए। नेपोलियन वहां का एक बहुत बड़ा शासक, लुई 16वां के बाद नेपोलियन एक जो है फ्रांस की क्रांति में एक नया लीडर बनकर उभरा। वह फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन की मृत्यु के बाद वह नेपोलियन वहां का एक बहुत बड़ा क्रांति का रूप दिया। वहां पादरी, किसान, मजदूर वर्ग के लोगों को जो है जो वर्ण व्यवस्था विभाजित था उसको एक बदलाव किए। लुई 16वां के बाद देखते हैं अब उसकी क्रांति के बाद फ्रांस, और यह जो क्रांति सबसे ज्यादा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में था, यह क्रांति बहुत बड़ा रूप लेते चला गया। फ्रांस की क्रांति के बाद देखते हैं कि अब जो है पूरे विश्व एक क्रांति के रूप में बदलते चला गया। जैसे बोल्शेविक क्रांति हो गया, वह बोल्शेविक क्रांति रूस में फैला। लुई 18वां भी उस क्रांति में जो है एक बहुत बड़ा योगदान था। वह चाहते थे कि यह जो क्रांति है, क्रांति से बदलाव करें, देश की जो है सही मार्ग पर ले जाए। यहाँ के जो लोगों का जो विचार है वह बदलना चाहते थे, और बदलने के साथ साथ वहां की क्रांति को एक बहुत बड़ा रूप देकर वहां की विधि और व्यवस्था को वे लोग जो है स्टार्ट किए। बच्चों अब इसके बारे में बताते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी जो है उसके बारे में बताएंगे कि फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी में यह स्टार्ट हुआ। यह 18th सेंचुरी के बाद जो राजा जो है वहां के परिवर्तन होते गए। लुई 16वां, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, ये सब जो फ्रांस की क्रांति में कौन कौन सी व्यवस्थाओं को जो है उन्होंने एक बड़ा रूप दिया। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी और 1774 में लुई 16वां वहां का शासन के रूप में एक उभरा। फर्स्ट स्टेज जो था कि क्लियरिंग नोबिलिटी एंड कॉलोनी में इन लोगों में व्यवस्था लोग चाहते थे कि चेंजिंग हो। लिविंग जो स्टैंडर्ड था, रहन सहन की जो व्यवस्था था, वे सरकार विचार रहा था कि यहाँ की जो क्रांति है उसको किस रूप में बदला जाए, कैसे लोगों के भाव को जो है उसमें प्रकट कर उसको जो है एक इससे क्लियरिंग था, नोबिलिटी था और कॉलोनी था। जो व्यक्ति निम्न वर्ग में जो रहते थे, जिस व्यवस्था में थे, वे चाहते थे कि अपनी व्यवस्था को बदलें, अपनी रहन सहन को पूर्ण रूप से हम बदलने का प्रयास करें। इसलिए कि क्रांति जब होता है तो मानव को एक बहुत बड़ा वैश्विक खतरा के रूप में आता है, और वह मानव चाहता है कि हम अपनी जो है विधि व्यवस्था कैसे पूर्ण रूप से करें। और एक क्रांति जब भी होता है तो कुछ न कुछ बदलाव लेकर ही वह आता है, बदलाव ही होता है। जैसे फ्रांस की क्रांति में भी बदलाव हुआ, लोगों की सोच बदला, देश विकास हुआ, राष्ट्र का जो है विकास हुआ। एक जैसे गौरवपूर्ण क्रांति हुआ, बोल्शेविक क्रांति है, ये सब क्रांति जो है कहीं न कहीं का बदलाव लेकर ही आता है, और इसमें बदलाव बहुत बड़ा एक रूप लेते चला गया। जैसे
आप देखते हैं बदलाव जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, उसमें जो है 1914 में जब स्टार्ट हुआ, उस वर्ल्ड वॉर से एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ, जो सभी देश करीब करीब यूरोपीय कॉन्टिनेंट में सभी जो है देश उसमें शामिल हो गया। जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूगोस्लाविया है, ये सभी देश करीब करीब जो है युद्ध में त्राही त्राही हो गया। लोग जो है अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल व्यवस्थाएं ये सब चरमराने लगा। लोग चाहते हैं कि युद्ध की रोक दिया, लेकिन 1914 से 1918 तक फर्स्ट जो क्रांति था, फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर था, वह इतनी प्रभावित लोगों को कर दिया कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से एकदम अव्यवस्थित हो गया। यानी कह सकते हैं कि वहां की जो व्यवस्था था, इकोनॉमिकल जो स्थिति था, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। लोग चाहते थे कि पूर्ण अर्थव्यवस्था को एक पटरी पर लाने के लिए कौन कौन से जो है उपाय किया जाए। पब्लिक वहां महामारी का रूप लेते चला गया। लेकिन फर्स्ट इस ऐसी क्रांति को रोकने के लिए यह राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में किया गया। 1920 में राष्ट्र संघ की जो स्थापना किया, ऐसी विश्व में ऐसी घटना ना हो, इसको रोकने के लिए सरकार जो है बहुत सा कदम उठाया। लेकिन 1900 जब हिटलर, जर्मनी का शासक हिटलर, जैसे ही वह तानाशाह बनकर नाजी पार्टी का जो स्थापित किया, वह हिटलर का एक बहुत बड़ा शासक था। वह शासक बनकर जर्मनी पर शासन किया, और वह शासन करने के साथ साथ वह चाहता था कि पूरे विश्व पर अपना शासन स्थापित करे, साम्राज्यवाद को स्थापित करे। यह जो है 1930 ईस्वी में विश्व में एक बहुत बड़ी आर्थिक भी मंदी हुआ, जिसे जो है त्राही त्राही हो गया। और 1935 ईस्वी में हिटलर ने जो है पोलैंड पर अटैक कर दुनिया को जो है एक बहुत बड़ा युद्ध का रूप दे दिया। 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो है बहुत हानि हुई। जैसे हानि यह हुआ कि वहां की जो पब्लिक थे, सभी विधि व्यवस्था समाप्त हो गया, और क्रांति में सब जो है देश की जो है आर्थिक क्षति हुआ। और इस आर्थिक क्षति से जो है पूरी तरह से जर्मनी जो है पंगु बन गया, यानी जो है घुटने उनको जो है टेकने पड़ गया। लेकिन यह जो है 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसका उत्पत्ति हिटलर नहीं किया, इसलिए कि पोलैंड पर आक्रमण कर वह पोलैंड को अपना विधि व्यवस्था के अनुसार चलाना चाहता था। इसको साम्राज्यवाद में वह चाहते थे कि देश को जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित करें, और अपनी जो है पॉलिटिकल जो राजनीति है उसको हम बढ़ाएं, वर्चस्व के रूप में आगे ले जाएं। लेकिन इसका दुष्परिणाम जो है जापान को भुगतना पड़ गया। क्यों? यह जो है जापान जर्मनी को अंदर अंदर यानी जो है वह समर्थन करता था। एक समय ऐसा हुआ कि जब जापान पर जो है अमेरिका ने 2 बम गिराकर हिरोशिमा और नागासाकी को 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और 5 बॉय का जो बम था गिराकर उसकी 2 बड़ी शहर को वह बर्बाद कर दिया, क्योंकि यह उसको अंदर अंदर समर्थन करता था। जापान जो है जर्मनी को अंदर समर्थन करता था, और अमेरिका यही चाहता था कि जर्मनी धीरे धीरे उसकी साम्राज्यवाद स्थापित हो जाएगा। हम जो सुपर किंग का जो है, जो हमारी राष्ट्र संघ में जो व्यवस्था है, वह मेरा धीरे धीरे खत्म होगा, जिसके डर से जो है वह जापान पर ही 2 बम गिरा दिया। यह बम से इतनी जो है त्राही हो गया कि हिरोशिमा और नागासाकी जो 2 शहर है, आज भी वहां के जो बच्चे जन्म लेते हैं अपंग के ही रूप में जन्म लेते हैं। किसी का हाथ नहीं होता है, कोई कोई अंग जो है किसी न किसी रूप से उसकी गैस से इतनी प्रभाव होता है कि वह जो यूरेनियम जो गैस होता है उस बम से जो है, बम में जब फूटता है तो पूरी तरह से आसपास की जितने जो शहर होते हैं उसको पॉल्यूटेड करना, वातावरण को पॉल्यूशित कर देता है, और बच्चे आज भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं, इफेक्ट में आ जाते हैं, और बच्चे अपंग भी जन्म लेते हैं। ऐसी युद्ध को रोकने के लिए
रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने एक राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर यूएनओ की एस्टैब्लिश 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने मिलकर किया। इसलिए उनको करने पड़ा कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो भागों में बट गया। मित्र राष्ट्र जो है फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ आ गया और धुरी जो राष्ट्र था वह धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, यूगोस्लाविया, पोलैंड ये सब जो है मित्र राष्ट्रों या धुरी राष्ट्रों में चला गया। ये दोनों के बीच में इतना जो है विवादित हुआ कि पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के बाद है ना, ये जो है ऐसा युद्ध ना हो, इसको रोकने के लिए वह अगला जो विश्व युद्ध ना हो और भारत पूरी तरह से अमेरिका के सामने वह पंगु बनकर जर्मनी जो है कि तनाशाह, एक बहुत बड़ा तनाशाह हिटलर जो है अमेरिका के सामने पंगु हो गया और आत्महत्या कर जो है अपना जान पूरी तरह से वह गंवा दिया। मित्र राष्ट्र में 3 देश था, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। धुरी राष्ट्र में जो है जर्मनी, यूगोस्लाविया, जापान ये सब धुरी राष्ट्र में था। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ वैसी भाषाओं का उन्होंने वर्णन किया जिसका जो है 6 भाषा ने 6 भाषा को मान्यता उस संयुक्त राष्ट्र संघ में प्राप्त था। लेकिन कार्यकारी जो भाषा था वह भाषा था फ्रेंच और इंग्लिश मुख्य भाषा था। लेकिन 4 जो भाषा और था वह 4 से था। 4 C से चाइना, A से अरबियन, R से रूसियन और S से स्पेनिश 6 भाषा पूर्ण रूप से जो है वह विकसित किया गया। लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषा का मान्यता दिया गया। मुख्य जो कार्यकारी ऑफिशियल जो काम होता था वह इंग्लिश और फ्रेंच था। लेकिन उसमें C से चाइना, अरबियन, रूसियन और स्पेनिश भाषा को भी मान्यता दिया गया। इस भाषा से में जो है पूर्ण रूप से जो है वह फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच का जो कड़ी था उसको पूर्ण रूप से जो है विकसित किया गया और यह अगला जो है विश्व युद्ध ना हो इस तरह की जो है राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। आज का जो टॉपिक इतना ही तक है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें विशेष रूप से और चर्चा आगे करेंगे। धन्यवाद।